हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जेई सेशन 2 का रिजल्ट आ चुका है और इसके बाद कॉलेज जाने से पहले आपको एक प्रोसेस से होकर के गुजरना होता है। इस प्रोसेस का नाम है काउंसलिंग। और कई बार हमने ये देखा है कि अच्छे रैंक आने के बाद भी बच्चा अगर सही तरीके से काउंसलिंग प्रोसेस को अटेंड नहीं करता है तो उसको मनचाहा कॉलेज और कई बार मनचाहा ब्रांच नहीं मिल पाता है। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए ये वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो देखिएगा, जोसा काउंसलिंग में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रोसेस होने वाले हैं, उसमें इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है और साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं जिसकी तैयारी आपको पहले से ही बिफोर हैंड कर लेनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं कि जोसा का मतलब क्या है। यहां ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, इसका एक ऑफिशियल वेबसाइट है josa.nic.in। इस पे आप जाकर के ये इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। हालांकि उस पर बहुत सारा डॉक्यूमेंट दे रखा है, इसी वजह से हमने एक कंसाइज वीडियो बनाया सो दैट कि सभी बच्चों को सही इंफॉर्मेशन कम समय में मिल पाए। तो इस ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी यानी कि जोसा के माध्यम से आप 4 टाइप के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहला आईआईटी, देन एनआईटी, देन ट्रिपल आईटी एंड देन जीएफटीआई यानी कि गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। तो आइए बात करते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनआईटी एंड ट्रिपल आईटी के बारे में। तो सबसे पहले तो आपका जेई मेंस 2025 का कट ऑफ क्लियर होना चाहिए एंड देन फिर क्लास 12 के बारे में अगर हम बात करें तो 75% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, एंड 65% होना चाहिए अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो इसमें स्टेट बोर्ड वालों के मन में ये शंका रहता है कि भाई हमारा क्या होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बिहार बोर्ड में आपका जो 75% आ जाए, वो तो बहुत ही रेयर केस हो जा रहा है। तो उनके लिए एक और मतलब यहाँ पे चीज की गई है कि टॉप 20% यानी कि आपका अगर 80% से ज्यादा अगर स्कोर है, 80% से ज्यादा यानी कि आप टॉप 20% में आ जाएंगे तो आप एलिजिबल होंगे एनआईटी और ट्रिपल आईटी में जाने के लिए। और साथ साथ अगर हम आईआईटी की बात करें तो ऑब्वियसली इसमें जेई एडवांस क्वालिफाई होना चाहिए आपका, और साथ साथ 12th में जो 75% एंड 65% नंबर का जो क्राइटेरिया है जो कि यहाँ पे है वही क्राइटेरिया यहाँ पे भी है, और साथ साथ पीसीएम सब्जेक्ट आपका जो है वो पास होना चाहिए। अब बात करते हैं कि भैया आखिर कॉलेज कितने हैं, कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं सभी कॉलेजेस में। तो जोसा के काउंसलिंग में टोटल 121 कॉलेजेस पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इनमें आपको 23 आईआईटी में 17,750 सीट, ध्यान रखिएगा 23 आईआईटी में 17,750 सीट्स मिलेंगी आपको, और साथ साथ 31 एनआईटी में 24,230 सीट, साथ साथ 26 ट्रिपल आईटी में 8,540 यानी 8540 सीट, और 40 गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस में टोटल 9,400 सीट्स। इन सब सीट्स को अगर आप जोड़ दें तो आपको पता लग जाएगा कि कितने ऐसे कॉलेजेस हैं या कितने ऐसे सीट्स हैं जिनमें गवर्नमेंट की फंडिंग है या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में इनको आप कैटेगराइज कर सकते हैं। और साथ साथ इसके साथ साथ एक IIEST शिवपुर, ये आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ये भी कॉलेज जो है वो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है। इंपॉर्टेंट इसमें कुछ डेट्स हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि एक दूसरा वीडियो में मैं जारी करूंगा जिसमें अपन ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेज, साथ साथ टॉप 20 प्राइवेट कॉलेज के ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक। ओपनिंग रैंक का क्या मतलब है कि सबसे बढ़िया रैंक वाले किस बच्चे ने किस ब्रांच में एडमिशन लिया, और क्लोजिंग रैंक का क्या मतलब है कि सबसे अंतिम बच्चा उस ब्रांच में उस कॉलेज में कौन सा गया। तो इसके बारे में भी एक वीडियो आएगा, वो भी वीडियो आप इसके साथ देख लेंगे तो आपको पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस पता लग जाएगा और साथ साथ आइडिया भी हो जाएगा। तो हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। सारे डेट्स जो है यहाँ पे टेंटेटिव जून 25 के बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा और चॉइस फिलिंग होगा। ये ध्यान रखिएगा बेटा, जब आप काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो चॉइस फिलिंग का क्या मतलब है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मान लीजिए कि सर्टेन रैंक आया, लेट्स सपोज कि आपका रैंक जो है 5000 है, तो हमें करना क्या होगा, हमें लास्ट ईयर के 3000 से लेकर के 10,000 तक के रैंक के जितने भी कॉलेजेस हैं आपके पसंद के और जितने भी ब्रांचेस हैं आपके पसंद के, उनको आपको जो है वो ऑर्डर में लगाना होगा। ऑर्डर मतलब
सबसे फर्स्ट नंबर पे वो वाला चॉइस आएगा जिसमें ओपनिंग रैंक लास्ट ईयर या क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर सबसे कम रहा था। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपका रैंक है 5000, आपको टारगेट करना है 3000 से लेकर के 10,000 रैंक के ओपनिंग क्लोजिंग वाले कॉलेजेस को। तो आपको सबसे पहला जो चॉइस फिल करना है उस ऊपर वाले जो क्लोजिंग रैंक है उनको फिल करना है। जैसे मान लीजिए कि आपका 5000 रैंक आया है, तो 3000 रैंक पे जिस कॉलेज का काउंसलिंग, जिस ब्रांच का क्लोजिंग रैंक था, वो आपका टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए। इस तरीके से प्रायोरिटी लिस्ट में जो लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग रैंक्स हैं उनके बेसिस पे या फिर आप अपने पसंदीदा ब्रांच के बेसिस पे भी मार्किंग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? लेट्स सपोज कि आपको 20 चॉइस दिया गया, 20 चॉइस फिल करने का। हालांकि चॉइस का नंबर ज्यादा होता है, बट मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। अगर आपने 20 चॉइस फिल किया है, तो मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपको जो 15th नंबर का चॉइस मिल गया, तो फिर उसके बाद जो आपके पास 3 चॉइसेस होते हैं, या तो आप उसको फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज करने का मतलब वो सीट अब आपकी हो जाएगी और अब आप काउंसलिंग में फर्दर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दूसरा होता है, यहां पे मैंने ये तीनों जो वर्ड्स है ये लिख रखे हैं। फ्रीज मतलब आपने जो है वो कॉलेज को चूज कर लिया, अब आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो चुके हैं और सीट जो है वो आपकी फिक्स हो चुकी है। दूसरा होता है स्लाइड। स्लाइड का मतलब क्या है? आपको जो है वो कॉलेज अपने पसंद का मिल गया है, लेकिन ब्रांच अपने पसंद का नहीं मिला है, तो आप स्लाइड ऑप्शन फिल कर सकते हैं, जिसमें फर्दर जब काउंसलिंग होगी तो आपका ब्रांच जो है वो चेंज हो सकता है, अपर शिफ्ट हो सकता है। और साथ साथ फ्लोट का क्या मतलब है? फ्लोट का मतलब है कि भैया आप जो है वो काउंसलिंग प्रोसेस से अब मतलब जो सीट आपको मिला है उससे आप मतलब खुश नहीं है और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करें। अमूमन ये 5 राउंड ऑफ काउंसलिंग चलता है, तो ये एडवाइस किया जाता है कि थर्ड राउंड तक एटलीस्ट आप जो है वो अपना ब्रांच जो है वो चूज कर लें, क्योंकि उसके बाद काफी रिस्की मामला हो जाता है। खैर, तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग होगा, यही सबसे वाइटल स्टेप है। चॉइस फिलिंग जो आपको प्रॉपर तरीके से करना है, लास्ट ईयर के ओपनिंग क्लोजिंग रैंक का आप वीडियो एक बार देख लीजिएगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि चॉइस में आप किस तरीके से फिलअप कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल भी वहां पर उस वीडियो में दे दूंगा। नेक्स्ट थिंग, डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट एलोकेशन। तो जोसा ने एक बहुत बढ़िया चीज की है कि पहले मॉक सीट एलोकेशन, सो दैट कि इससे बच्चों को ये आइडिया लग जाए कि आखिर भैया हमारा काउंसलिंग चलना कैसे है। मॉक सीट एलोकेशन मतलब ये मतलब आपने जो चॉइस फिल किया है उसके बेसिस पे आपको एक मॉक सीट दे दिया जाएगा। वो उसको आप फ्रीज वगैरह नहीं कर सकते हैं, बस जैसा होता है क्रिकेट में ट्राई बॉल, वैसा ट्राई बॉल फेंक रहा है, ठीक है। देन उसके बाद डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट एलोकेशन राउंड नंबर 2, तो 2 राउंड आपका ट्राई बॉल चलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो जून 25 में ही राउंड 1 का सीट एलोकेशन का लिस्ट आ जाएगा। जिस हिसाब से आपने चॉइस फिलिंग की होगी उस हिसाब से आपका सीट एलोकेट हो जाएगा राउंड 1 में। तो मान लीजिए कि आपने 20 चॉइस फिल किए हैं, आपका 10वां रैंक का जो भी आपने लगाया था वो कॉलेज का ब्रांच आपको मिल गया। अगर आप खुश हैं तो वेल एंड गुड, आप उसको फ्रीज कीजिए और काउंसलिंग राउंड से बाहर हो जाइए, कॉलेज में पहुंचिए और फीस सबमिट कीजिए और अपनी पढ़ाई जब भी सेमेस्टर स्टार्ट हो वहां से कर सकते हैं। देन सीट एलोकेशन हो गया फर्स्ट राउंड में। उसके बाद क्या होगा भाई? ऑनलाइन रिपोर्टिंग और फी पेमेंट और डॉक्यूमेंट अपलोड। इसमें ऑनलाइन रिपोर्टिंग होती है, मतलब आपको फिजिकली कॉलेज पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑनलाइन आप जो रिपोर्ट करेंगे कि ठीक है भैया हमने ये वाला ब्रांच आपके कॉलेज में चूज कर लिया है, उसमें जो भी वो फी स्ट्रक्चर होगा फर्स्ट सेमेस्टर का फी, वो तो खैर कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, वो फी आपसे ले लिया जाएगा एंड देन फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करवाया जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? इनिशिएशन ऑफ विड्रॉल ऑफ सीट या फिर एग्जिट फ्रॉम सीट एलोकेशन। यही वाला राउंड जो आपका स्लाइड राउंड है, इसमें क्या है कि आप अगर अपने सीट से खुश नहीं हैं तो हो सकता है कि आप उस एलोकेशन प्रोसेस से एग्जिट हो जाएं, सो दैट कि आप वो सीट छोड़ रहे हैं, सो दैट कि सेकेंड राउंड में दूसरा जो स्टूडेंट है वो उस सीट को ऑक्यूपाई कर पाए। उसके बाद काउंसलिंग लास्ट डेट टू रिस्पॉन्ड टू अ क्वेरी। हो सकता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसमें कुछ डॉक्यूमेंट में कमी है, कुछ खामी है, अच्छे से अपलोड नहीं हो पाया या फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंट ही नहीं था, तो वो सब क्वेरी आपको कॉलेज की तरफ से आपको इंटीमेट किया जाएगा और आपको उसका रिप्लाई देना होगा। एंड देन फिर सेम प्रोसेस जो है वो इसी तरीके से रिपीट होगा। देन काउंसलिंग सीट एलोकेशन राउंड 2, 3 और इसी सेम तरीके से आपको ऑनलाइन फी पेमेंट करना है और साथ साथ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। बाकी का प्रोसेस बिल्कुल रिपीटेटिव है इसमें। अब अगर हम बात करें इसमें, ये तो बात हम कर चुके हैं फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड। फ्रीज का मतलब क्या है
कि आपने जो भी आपको ब्रांच दिया गया है उस ऑप्शन को आप फ्रीज कर रहे हैं। फ्रीज करने का मतलब आप अब उसी ब्रांच में पढ़ाई करेंगे। स्लाइड का मतलब क्या है? आपको मान लीजिए एनआईटी वारंगल में केमिकल इंजीनियरिंग मिल गया, लेकिन आपको चाहिए कि आप किसी बढ़िया डिपार्टमेंट में जाए। बढ़िया डिपार्टमेंट तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग रैंक के बेसिस पे दिमाग में रखते हैं लोग। लेट्स सपोज कि आपको मैकेनिकल डिपार्टमेंट चाहिए और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट चाहिए, तो अब आप क्या करेंगे? स्लाइड ऑप्शन फिल करेंगे सेम कॉलेज में ब्रांच स्लाइड करने के लिए, जो कि नेक्स्ट राउंड में आपको हो सकता है कि सीट अलॉट हो जाए। एंड देन फ्लोट का मतलब क्या है कि आप काउंसलिंग में जो है वो जो भी सीट आपको मिला है उससे आप खुश नहीं है और आप नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग अटेंड करना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखिएगा। बहुत ऐसा नहीं कि बहुत टफ डॉक्यूमेंट्स, बहुत ज्यादा दूर दौड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के लिए इन तीन में से कोई भी एक होना चाहिए, तीनों की जरूरत नहीं है। क्लास 10th का मार्कशीट या फिर आधार कार्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, इन तीनों में से कोई एक भी होने से काम चलेगा, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि तीनों ही हो आपके पास में। देन क्लास 12th का मार्कशीट ऑब्वियसली, देन एडमिट कार्ड ऑफ जेई मेंस 2025। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब जनरल कैटेगरी से नहीं बल्कि SC ST OBC, NCL मतलब नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर का आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा, SC ST को भी अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। और अगर आप जनरल में लेकिन इकोनॉमिक वीक सेक्शन यानी EWS से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो वहां पे भी आपको कैटेगरी का डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होगा और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि नुक्कड़ पे जाके किसी भी एरे गैरो को पकड़ के आपने हैंड रिटन जो लिखवा लिया, इससे काम नहीं चलेगा। गवर्नमेंट नोटरी से जो आपको ये डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। देन अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा और साथ साथ मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके लिए आपको जोशा के एक्चुअल जो वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर विजिट करना चाहिए इसके बारे में जानने के लिए कि मेडिकल सर्टिफिकेट में वो चाहते क्या है ना, वो क्या डिक्लेरेशन चाहते हैं। वो डिक्लेरेशन आपको किसी डॉक्टर या फिर किसी स्पेशलिस्ट से बनवाना पड़ेगा। एंड देन फिर इमेज ऑफ चेक, जैसे मान लीजिए अगर आप काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं तो पोस्ट डेटेड चेक कई बार रिक्वायर्ड होता है, तो जिस भी अकाउंट से आप मतलब ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका आपके पास कैंसिल्ड चेक होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। सो मेरे ख्याल से यहां तक की बात क्लियर है। और ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक से रिलेटेड जो वीडियो है उसको आप जरूर देखिए, सो दैट कि आपको काउंसलिंग प्रोसेस का एक एक स्टेप समझ आ पाए। अभी फिलहाल के लिए ये जो वीडियो है ये बस डॉक्यूमेंट नेसेसरी क्या क्या चीजें हैं, साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रोसेस क्या है, उसका एक मतलब ओवरव्यू है। इसके बारे में डिटेल्ड आपको वीडियो एक मिल जाएगा थोड़े दिनों बाद, सो दैट कि आपको पता लग पाए कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक डिफरेंट IITs का क्या है, डिफरेंट NITs का क्या है, टॉप 20 और 30 प्राइवेट कॉलेजेस का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक क्या है। तो धन्यवाद।